हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस आज की वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो में हम एक मेजर केस स्टडी डिस्कस करेंगे और आज का जो कंटेंट होने वाला है, आज का जो मेरा टॉपिक है, ये सभी एस्पायरिंग बैंकर्स के लिए, सभी यूथ के लिए, बैंकर्स के लिए भी, इनफैक्ट सभी के लिए, यूथ के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे सबसे पहली बात है आपकी बैंकिंग अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको मालूम पड़ेगा कि आज का कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में भी कितना ये इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड, आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली हम इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत मजबूती से अपने स्टूडेंट्स को दोस्तों हम इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो इनटू गवर्नमेंट जॉब, यू वांट टू गो इनटू कॉर्पोरेट, टीचिंग, मर्चेंट नेवी, फैशन डिज़ाइनिंग, हर जगह आपको इंटरव्यू तो दोस्तों फेस करना ही करना होगा। सो मेरी अपनी पर्सनल गाइडेंस के अंदर मैं स्टूडेंट्स को दोस्तों ट्रेन करता हूँ और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद आप सभी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे किसी भी जॉब इंटरव्यू को फेस करने के लिए। सो दोस्तों आज के हम मेन मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? अब दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी ट्वेल्थ में या फिर अपने ग्रेजुएशन में आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के होंगे आई सपोज, तो आपने अपने सिलेबस में कभी ना कभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा तो होगा ही। आज हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को दोस्तों डिस्कस करेंगे और ये एक तरीके से आप सभी के लिए केस स्टडी हो जाएगी, एक ताकि आपको एक पूर्ण जानकारी मिल जाए और इस जानकारी के बाद दोस्तों आप लोग कहीं भी किसी भी डिस्कशन में भाग ले सकते हैं एज फार एज दी फाइनेंशियल इंक्लूजन इज कंसर्न, राइट। सो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है सभी भारतीयों को फाइनेंस बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जाए। दोस्तों नाम में ही जवाब है, सवाल में ही जवाब है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, समावेश करना, सभी को एक 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 सर्विसेज, एक नेटवर्क से बांधना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जिसकी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी, उनके अंडर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी दोस्तों एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है दोस्तों, इनके अंतर्गत ही ये पूरी जो एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं भारत सरकार का, इनिशिएटिव कह सकते हैं भारत सरकार का, ये पूर्ण रूप से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ही कंट्रोल, गवर्न, रेगुलेट और लीड करते हैं। अब दोस्तों पहले मैं डेफिनेशन पे आऊँ कि फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताना चाहूँगा, राइट, ताकि थोड़ी सी हमारी भूमिका बन जाएगी फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर और आगे फिर हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब दोस्तों भारत का जो एक एस्टीमेट है, जो एक रिसर्च हुआ था, वो रिसर्च ये कहता है या 2024 तक भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का दोस्तों 63.4% यानी करीब करीब 63.5% जनता अभी भी भारत की गांव देहात में, रूरल एरियाज में रहती है, ठीक है। और 36.6% यानी करीब करीब 37% जनता भारत की अर्बन शहरों में रहती है,
ठीक है, ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का पूर्ण बेस यही है कि भारत की मैक्सिमम आबादी कहाँ रहती है। दोस्तों 2030 तक का एस्टीमेट ये है कि भारत की जो टोटल आबादी का 40% 40% करीब करीब शहरों में रहना शुरू कर देगा, और आप कह सकते हैं कि गांव देहातों से, रूरल बेल्ट से पलायन होना शुरू हो गया है। अभी से नहीं, कई वर्षों से हो रहा है, क्योंकि अब एक किसान का बेटा किसानी करना नहीं चाहता है, और सभी चाहते हैं कि हम नौकरी करें, हम अच्छी एजुकेशन लें, हम शहरों में आएँ, क्योंकि आज भी दोस्तों हमारे गांव देहात के इलाकों में आज भी अच्छे स्कूलिंग नहीं है, हम सब जानते हैं, और अच्छी मेडिकल सुविधाएं तो ना के बराबर ही हैं। सो दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया कि एग्जैक्टली आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा टॉपिक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को लीड करता है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब दोस्तों, आसान भाषा में हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है भारत के हर नागरिक को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ना। किसी भी भारत का नागरिक, वो किसी भी धर्म विशेष का हो, जाति विशेष का हो, किसी भी स्टेट का हो, कास्ट का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसको बैंकिंग की सुविधाओं, फाइनेंस की सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि भारत का आबादी का अभी भी करीब 65% राउंड फिगर में गांव देहातों में, रूरल बेल्ट में रहते हैं। अब दोस्तों इमेजिन कीजिए कि जब आप कभी लास्ट टाइम अपने गांव में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि गांव में क्या अर्थव्यवस्था है, क्या होता है गांव में। खेती बाड़ी होती है, थोड़े गाय भैंस होती हैं, बकरियां होती हैं, और क्या होता है, सब्जियां उगा ली, आसपास की छोटी मोटी मंडियों में भेज दी। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिक को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। अब दोस्तों, जो पहाड़ी इलाका होता है, ये जो गांव देहात का इलाका होता है, तो वहाँ पे आम तौर पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है, कोई सर्विसेज इंडस्ट्री नहीं है। तो वहाँ पे आज भी हमारी आर्थिक, जो हमारी अर्थव्यवस्था मूल रूप से वही चलती है। अब दोस्तों, बारिश हो गई, ओले आ गए, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, बारिश नहीं हुई, धूप तेज हो गई, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, तो जो हमारे भाई बहन होते हैं इन इलाकों में, उनकी तो फसल पूरी खराब हो जाती है। तो अगर इन लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं ना मिले तो दोस्तों क्या होगा, आप जरा इमेजिन कीजिए। अपने आप को आप इमेजिन कीजिए कि आपको अगर एक 2 व्हीलर एक्टिवा खरीदना है, बाइक खरीदनी है, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन खरीदना है, कार खरीदनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, और अगर आपको लोन की व्यवस्था ना मिले तो आपका जीवन कैसा होगा, कितना कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत की जो सरकार है वो ये कहती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिस्क्राइब्ड एज द मेथड ऑफ ऑफरिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज to every individual in the society without any form of discrimination। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बिना किसी भेदभाव के भारत के सभी नागरिक को फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, उद्देश्य यही है कि भारत का हर नागरिक एक दूसरे से फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर पाए। वो यूज करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो और मजबूत होगी, और आम जनमानस का जीवन शांतिपूर्ण रूप से वो जी पाएंगे। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे मैं बिलोंग देहरादून से करता हूँ, उत्तराखंड से करता हूँ, और हमारे उत्तराखंड के अगर आप शहरों को छोड़ दीजिए, आप रिमोट एरियाज में जाइए, पहाड़ी एरिया में जाइए, तो आप देखेंगे वहाँ पे अर्थव्यवस्था के नाम पे सिर्फ छोटी मोटी खेती बाड़ी ही है, या लोगों ने घर में, गांव में गाय भैंस पाले हुए हैं, और उसी के अनुरूप वो अपनी जीवन शैली को चला रहे हैं। अब अगर इतनी कठिन इलाकों में लोग रह रहे हैं और जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं,
उन लोगों को दोस्तों अगर बैंकिंग की सुविधाएं ना मिले तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनिशिएटिव लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब दोस्तों अगर हम थोड़ी सी बात करें इतिहास पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एक केस स्टडी रहेगी आप सभी के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और आगे जाकर आप किसी को भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट कब शुरू हुआ, कब आया, किसने शुरू किया, क्या थीम रही, क्या पर्पस था, तो अगर हम देखेंगे दोस्तों 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट का विचार आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और 2005 में ही दोस्तों खान कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की थी जिन्होंने कहा था कि भारत के हर नागरिक को क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस की सर्विसेज मुहैया कराई जानी चाहिए। अब दोस्तों उस रिपोर्ट थी 2005 की खान रिपोर्ट, उन्होंने ये भी बताया, इट स्पोक अबाउट हाउ मेनी पीपल इन द नेशन आर मिसिंग आउट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल एंड लाइसेंस्ड बैंकिंग सिस्टम। अब दोस्तों आप जिस भी शहर में रहते हैं, मैंने यहाँ शब्द यूज किया है शहर, अब आप दोस्तों जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में आप देखते होंगे हर प्रकार के बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी होंगे, पर ये जो रूरल इलाका है, गांव देहात के इलाके होते हैं, ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, रिमोट इलाके होते हैं दोस्तों, दूर दराज के हमारे इलाके होते हैं, वहाँ पे अभी भी बैंकिंग की सुविधाएं बहुत कम थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 तक की। तो जो खान रिपोर्ट थी, इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि भारत की बहुत बड़ी आबादी अभी भी जो एक बैंकिंग सिस्टम हमारा इतना मजबूत है उसकी सुविधाएं ले नहीं पा रही है, और जब वो सुविधाएं ले नहीं पा रही है तो वो बहुत एक दरिद्र दुर्बल जीवन जी रहे हैं और उनको बेसिक फैसिलिटीज तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। अब दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आपको एजुकेशन लोन चाहिए, आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, अगर लोन की सुविधा ही नहीं हो तो आपके माता पिता आपको कैसे भेज पाएंगे पढ़ने के लिए। आपको अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना है दोस्तों, और अगर लोन की सुविधा ही नहीं हो तो आप कैसे कर पाएंगे अपना बिजनेस स्टार्ट। इमेजिन कीजिए आपको फिशरीज का काम करना है, आपको मछली पालन का काम करना है, आप कैसे कर पाएंगे मछली पालन का काम दोस्तों, क्योंकि अगर आपको बैंक से लोन ही नहीं मिलेगा। तो वैसे ही खान रिपोर्ट ने दोस्तों ये देखा कि भारत की अभी भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो बैंकिंग की सुविधाओं से जुड़ी हुई नहीं है, और इनको बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी इनका जीवन स्तर ऊपर उठ पाएगा। अब दोस्तों भारत की सरकार ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, इतना विराट विशाल देश है, 140 करोड़ की आबादी है, सबको संतुष्ट करना तो इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। बट यस, भारत की सरकार, कोई भी सरकार हो, दिन प्रतिदिन अपने हिसाब से अच्छी अच्छी स्कीम्स तो लेके आ ही रही है ताकि जनमानस का भला हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लियरली देख पाते हैं कि 2005 तक ये विचार आ चुका था, और 2005 में आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इनिशिएटिव आगे दिया। अब दोस्तों खान कमेटी ने ये कहा कि आपको इसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज देनी चाहिए बाय ओपनिंग न्यू ब्रांचेस एंड अकाउंट्स इन द रूरल लोकेशंस। अब खान कमेटी ने दोस्तों एक तो ये प्रपोजल दिया कि भारत के इलाकों में भारत के बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन अभी भी बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है, तुरंत इसके ऊपर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनिशिएटिव मेजर्स लेने चाहिए। इसके साथ साथ उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि भारत सरकार को और प्राइमरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये भी कायदे कानून प्रोसीजर्स बनाने चाहिए कि मैक्सिमम ब्रांचेस बैंक्स की रूरल एरियाज में भी खोली जाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि भारत की बहुत बड़ी आबादी अभी भी करीब 65% आबादी अभी भी रहती है हमारे गांव देहात के इलाकों में। तो सबसे पहले वहाँ पे और ब्रांचेस खोली जाएं। दूसरी बात, जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर है दोस्तों बहुत कम रखा जाए,
और सबसे बड़ी बात कि वहां पे कोई अकाउंट खोलते समय दोस्तों कोई पैसा ना लिया जाए, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन खोले जाए। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप में से किसी ने प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है तो प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग कम से कम 5, 10, 15 हज़ार रुपये देनी पड़ती है। पर सरकारी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन खुलवाते हो तो वहाँ पे आपको फंडिंग 1,500 से भी आपकी अकाउंट ओपन खुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमें क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन का फंडामेंटल रीजन क्या था, कैसे शुरुआत हुई, 2005 में खान रिपोर्ट ने क्या पब्लिश किया भारत सरकार के समक्ष, और उसके बाद से दोस्तों भारत सरकार ने इस पे बहुत जोर दिया है। अब दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्टिव पे आते हैं किसके, फाइनेंशियल इंक्लूजन के, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंटेंड्स टू हेल्प पीपल सिक्योर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोड्यूस एट इकोनॉमिकल प्राइसेस सच एज डिपॉजिट। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के हर नागरिक को मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाए। क्या होती हैं मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं दोस्तों? मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं भारत की दोस्तों आपकी ये होती हैं कि आप सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएँ, आप करंट अकाउंट ओपन कर पाएँ, अगर आपको बिजनेस करना है, आपको छोटे मोटे डिपॉजिट्स ओपन करने हैं तो आप वो भी सुविधाएं ले पाएँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको लोन चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, बैंक से उधार चाहिए, तो आपको वो फैसिलिटी भी बैंक दे पाए, राइट। दूसरी बात, आपको कहा गया कि आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको और प्रोत्साहित किया जाए कि मैक्सिमम ब्रांचेस आपकी ओपन की जाए, और मैक्सिमम ब्रांचेस ओपन करने के साथ साथ दोस्तों प्रोत्साहन दिया जाए लोन देने के लिए इन पर्टिकुलर एरियाज में, ताकि यहाँ पे लोन जाए, पैसा जाएगा, लोग कुछ दोस्तों काम धंधा काम काज शुरू करेंगे, और जो अर्थव्यवस्था की साइकिल है वो चलनी अपने आप ही शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अवेयरनेस फैलाई जाए। अब दोस्तों जब तक लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी कि हमें ये सुविधाएं भी मिल सकती हैं, तब तक लोग दोस्तों काम नहीं करते। काम कैसे करेंगे, उन्हें पता ही नहीं। तो एक उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन का दोस्तों ये भी है कि अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी को, यानी कि जो दूर दराज के लोग हैं जिनको बैंकिंग की सुविधाओं से अभी तक वंचित रहे हैं, उनको अवेयरनेस इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि भारत सरकार और राज्य सरकार और बैंकिंग व्यवस्था आपके लिए बैठी है, और आप यहाँ से लोन लीजिए और आप अपना जीवन यापन, कुछ काम धंधा आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आखिर में दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, कि मोबाइल बैंकिंग को भी प्रमोट किया जाए, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग को भी प्रमोट किया जाए। अब दोस्तों देखिए हर जगह अब मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, 8,000 तक के भी, 7,000 के भी स्मार्टफोन आ जाते हैं। इंटरनेट भारत में डेटा पूरी दुनिया से सबसे सस्ता है, हम कह सकते हैं। पहले महंगा था, पर जियो के आने के बाद पूरा मार्केट टूट गया, और उसके बाद दोस्तों डेटा काफ़ी सस्ता है इस समय भारत में। तो जब सस्ता है, सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे सब्जी वाले होते हैं सभी पे हर जगह फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे QR कोड्स लगे हुए हैं, और सब ऑनलाइन पेमेंट्स चल रहे हैं। तो एक और ऑब्जेक्टिव ये माना गया दोस्तों कि भारत सरकार को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हम जितना मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू प्रमोट करेंगे ट्रांजैक्शंस ग्रामीण इलाकों में भी, तो और लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए आजकल सभी लोग तो यूज़ कर ही लेते हैं इंटरनेट, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमने बात कर ली डिटेल में कि क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेस क्या है, खान रिपोर्ट ने क्या कहा, हमने पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों बहुत सारी स्कीम भारत सरकार चलाती है, ठीक है, बैंक्स के माध्यम से, RBI के माध्यम से, प्राइमरीली सरकारी बैंक पंजाब नेशनल, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक के माध्यम से। स्कीम चलाने का उद्देश्य ये होता है कि दोस्तों कैसे ना कैसे
लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं से जोड़ा जाए और उनको बैंकिंग की सुविधाएं दी जाए ताकि वो इस पैसे को यूज करें कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए, कुछ अपनी एजुकेशन के लिए, कुछ अपने काम धंधे के लिए, कुछ अपने एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ताकि सबका जीवन दोस्तों एक मिनिमम स्तर पे तो आ ही जाए। दोस्तों हम देखते पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों ये एक लैंडमार्क था भारत के बैंकिंग इतिहास में कि जब भारत सरकार ने 2015 और 16 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए। हालांकि दोस्तों ये योजना प्राइमरीली सरकारी बैंक ने ही इम्प्लीमेंट करी, प्राइवेट बैंक्स ने ज़्यादा अकाउंट्स खोले नहीं क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट थे, ठीक है। पर इससे देखिए करीब करीब कहते हैं 30 करोड़ के ऊपर अकाउंट ओपन किए गए, 30 करोड़ अकाउंट खोले गए दोस्तों भारत में इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। अटल पेंशन योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन सुरक्षा योजना, क्रेडिट इनहैंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना फॉर सीनियर सिटीजन। तो देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पूरा का पूरा एक इनिशिएटिव भारत सरकार का है। उद्देश्य दोस्तों यही है कि भारत के हर नागरिक को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जाए, और अगर आप भारत के हर नागरिक को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ पाए दोस्तों तो निसंदेह भारत की अर्थव्यवस्था और तेज बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोग एक बेहतर जीवन जी पाएंगे, अपने बच्चों को बेहतर खान पान, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन, अपने अपने परिवार के लिए बेहतर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आरबीआई क्या क्या लेता है इनिशिएटिव टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो दोस्तों आरबीआई ने कह रखा है कि भारत के हर बैंक को एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहिए फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब दोस्तों आप और हम अकाउंट ओपन करते हैं दैट इज नॉर्मल सेविंग अकाउंट, ठीक है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं कि आपको इतना बैलेंस रखना होता है, पर भारत सरकार आरबीआई कहता है हर बैंक को कि आपको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट प्रमोट करना है, खोलना है, मना नहीं करना किसी भी नागरिक को। हालांकि इस अकाउंट में कुछ होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, और ये अकाउंट प्राइमरीली इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए ही होता है। इस अकाउंट का उद्देश्य अगेन ये है कि किसी भी तरीके से उनको बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जाए। जैसे कि इसमें कुछ दोस्तों होती है रिस्ट्रिक्शंस कि पूरे साल में आपके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर पैसा नहीं आएगा, डॉक्यूमेंटेशन आपकी सस्ती होगी, कम होगी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि गांव देहात में दोस्तों गरीब लोगों पे अभी कहाँ होंगे डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूप से, कहाँ होगा उन पे पैन कार्ड, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों पूरे महीने में आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट की अगर मैं बात करूं, पूरे महीने में 10,000 से ऊपर ट्रांसफर या विड्रॉल नहीं होने चाहिए। ऐसे इस बेसिक स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट में काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, पर येस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय आरबीआई प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरबीआई ने ये भी बोल रखा है अपने बैंक को कि भैया सिंपल रखना केवाईसी। दोस्तों मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा केवाईसी पे। केवाईसी मतलब कि नो योर कस्टमर। आरबीआई ने बैंक्स को आदेश दे रखा है कि कभी भी किसी कस्टमर का कोई भी डिपॉजिट खाता खोलने से पहले उनके बारे में पूर्ण जानकारी आप एकत्रित कर लीजिए। तो यहाँ पे कहा गया आरबीआई के द्वारा दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर वीकर सेक्शंस डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको कम रखा जाए, क्योंकि वीकर सेक्शंस पे दोस्तों वो तो रोजी रोटी का जुगाड़ कर लें, वही बड़ी बात है। इसके साथ साथ दोस्तों ये कहा गया कि दूर दराज के इलाकों में नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होती हैं, तो आप उन इलाकों पर भी फोकस कीजिए और उन इलाकों में आप अपनी ब्रांचेस खोलिए ताकि बैंकिंग की सर्विसेज का नेटवर्क और बढ़े, और नेटवर्क बढ़ने के साथ साथ दोस्तों बैंकिंग की सर्विसेज सभी को मिले। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर देहरादून की, तो देहरादून में दोस्तों आप देखेंगे हर
500 मीटर पे एक बैंक की ब्रांच है, सरकारी बैंक की या प्राइवेट बैंक की। बट व्हेन यू गो टू रिमोट एरियाज, आप जाते हैं हायर एरियाज में, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में दोस्तों, दूर दूर तक ब्रांच नहीं होंगी आपको। 5-10 गांव को एक ब्रांच कवर कर रही होगी 10 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में। तो दोस्तों यही उद्देश्य है, ताकि जो वीकर सेक्शन है, हमारे बहन भाई हैं, उनको एक बैंकिंग की सर्विसेज मिल पाए और वो अपना जीवन का स्तर पूर्ण रूप से अपने अपने परिवार के लिए उठा पाए। दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता है। बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आसान भाषा में ये होता है कि किस रफ्तार से भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन चल रहा है, और ये आरबीआई ही रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि 2017 में हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेट था 43.4 और 2023 आते आते ये 60%, 60% क्रॉस कर गया है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार बहुत बेहतरी से काम कर रही है भारत के वीकर सेक्शन को, हमारे गरीब भाई बहन को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ने के लिए। और बैंकिंग की सुविधाओं से जब कोई जुड़ता है दोस्तों, तो वो पैसा जमा भी करता है, विड्रॉ भी करता है, लोन भी लेता है। लोन लेता है तो कंजम्पशन करता है, कुछ दुकान धंधे चलाता है, और उसका जीवन स्तर अपने आप ही समय के साथ उसके परिवार का बेहतर हो जाता है। दोस्तों हम बहुत बेहतर कंडीशन में रह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमें कभी भी क्रिब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हालांकि एक ह्यूमन एंडिवर होता है दोस्तों कि अपने आप को आगे ले जाना, ठीक है, पर आप देखिए कि अभी भी भारत बहुत पीछे है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है दोस्तों, पॉपुलेशन का अधिकतर जो हमारे बहन भाई हैं, नागरिक हैं, वो काफ़ी, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है इट इज़ क्वाइट लो, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहेंगे मैं पर कैपिटा इनकम पे भी भारत की और विज़ बाकी देशों की भी जो पर कैपिटा इनकम है उस पर जो कंपैरिजन चाहिए आपको, मैं वो भी लेके आ सकता हूँ, राइट। सो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत सरकार का 2005 और उसके बाद से। उद्देश्य एक ही है कि भारत के हर नागरिक को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ा जा सके। दोस्तों एज अ कंट्री को ग्रो करना है, ठीक है, तो सबको समान मौके मिलने चाहिए आगे जाने के लिए। देखिए अमीरी गरीबी तो चलती रहेगी, आज कोई अमीर है कल गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। बट अगर हम अपने देशवासियों को एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक ग्रोथ पैटर्न दे पाए, तो वही दोस्तों भारत सरकार का दोस्तों ये उद्देश्य है, मैं मानता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं करती, ठीक है। पहले मैं मानता था कि सरकारें काम नहीं करती, बट अब थोड़ा सा जीवन में अनुभव हो गया है। अब बिजनेस कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, टीचर हूँ, बैंक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीखा है, धीरे धीरे इतना बड़ा देश है दोस्तों हमारा, तो हमारा देश धीरे धीरे ही दोस्तों आगे बढ़ेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा, जो मैं प्रॉपर एक लेके आया हूँ आप सभी के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेटा क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितने प्रतिशत लोग रहते हैं अभी भी गांव देहात में और शहरों में, 2030 तक कितने लोग रहने शुरू कर देंगे शहरों में। इसके साथ साथ दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन की नीड क्यों महसूस हुई भारत सरकार को, 2005 में खान रिपोर्ट ने क्या पब्लिश किया, क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आरबीआई क्या क्या इनिशिएटिव लेता है, हमने वेरियस स्कीम्स को डिस्कस किया है दोस्तों ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। आपको लगता है दोस्तों कि अगर मैं मजबूत कंटेंट ला पा रहा हूँ आप सभी के लिए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप अपने परिवारजन में, अपने मित्र मंडली में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारी भी दोस्तों रीच बढ़े। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे इस वीडियो को इतने संयम से, इतने विवेक के साथ देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।